Assalamu alaikum students, welcome to the today's chemistry lecture that is difference between Rutherford's atomic theory and Bohr atomic theory। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इन दो अटोमिक थेरीज का आपस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट पॉइंट इज रदरफोर्ड ने जो थेरी दी थी अटोमिक थेरी की, इट वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल थेरी। क्लासिकल थेरी स्टूडेंट क्या थी? ओल्ड थेरी थी एटम की, जिस पे इसकी फाउंडेशन थी। जबकि बोहर ने जो एटॉमिक थेरी दी थी उसकी बेस थी प्लैंक्स थेरी। ठीक है, प्लैंक्स की इक्वेशन जो थी वो क्या थी? डेल्टा E इज इक्वल टू hv। ठीक है, यानी एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है। एनर्जी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी लाइट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, लेकिन बोहर ने प्रॉपरली हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की रेवोल्यूशन जो होती है वो ऑर्बिट्स में होती है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स में या इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रेवोल्यूशन शो करते हैं, यानी रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि हमारे पास जो रदरफोर्ड थे इन्होंने ऑर्बिट्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन ऑर्बिट्स में करते हैं ये आइडिया इन्होंने नहीं दिया था। जबकि बोहर की थ्योरी में प्रॉपरली ऑर्बिट्स के बारे में भी बताया गया। ना सिर्फ ऑर्बिट्स का बताया गया बल्कि प्रॉपरली बताया गया कि इनका एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी में था, रदरफोर्ड ने कहा कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करते हैं। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों शो करते हैं? क्योंकि रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी में ये कहा गया था कि कोई भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली देता रहता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी इमिट करता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी इमिट करेगा दैट मीन्स उसमें क्या है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब एक वाइट लाइट प्रिज्म के साथ आकर टकराती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वाइट लाइट प्रिज्म में टकराने से 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 7 कलर में जब डिवाइड होती है तो इस प्रोसेस को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी देता रहता है तो डेफिनेटली हमारे पास कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा। लेकिन बोहर एटॉमिक थ्योरी कहती है कि हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों प्रोड्यूस होता है? जैसे कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली नहीं देता। ठीक है, एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली नहीं देता। कब एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब होती है? जब वो अपना स्पेसिफिक अपना शेल या अपना ऑर्बिट लीव करके जाता है तब एनर्जी की अब्जॉर्प्शन या एमिशन होती है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एटम शुड कोलैप्स। इस बात का मतलब क्या है? कोलैप्स करने का मतलब होता है तबाह होना। ठीक है, तो डेफिनेटली जब एक इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली अपनी एनर्जी देता जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिरेगा। जबकि बोहर की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एटम शुड एग्जिस्ट। एटम शुड एग्जिस्ट यानी एटम तबाह नहीं होता, एटम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये अपनी एनर्जी कभी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली नहीं देता। कब देगा? जब वो अपना शेल लीव करेगा। इसलिए एटम कभी भी तबाह नहीं होता बल्कि एटम शुड एग्जिस्ट।
नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए। ठीक है, शेल का पता होना चाहिए हमें, सब शेल का पता होना चाहिए और एटॉमिक नंबर्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, जब तक हमें इन 3 टर्म्स का पता नहीं होगा हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो देखते हैं, हम फर्स्ट शेल देखते हैं। शेल क्या होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे कि हमें पता है इज़ लाइक दैट। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं या एनर्जी लेवल होते हैं या शेल्स होते हैं। ठीक है, शेल क्या होता है? न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस के अराउंड किस जगह पे रहना है, कहाँ रहना है, ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, रेवोल्यूशन शो करते हैं। कैसे रिवॉल्व करते हैं, किस जगह पे रिवॉल्व करते हैं? ठीक है, न्यूक्लियस है, ये हैं शेल्स। शेल बेसिकली वो चीज़ है, वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने रहना है और न्यूक्लियस के अराउंड अपना चक्कर लगाने हैं, अपनी रेवोल्यूशन करनी है। तो शेल्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं। शेल को रिप्रेजेंट एन से करते हैं और इनकी डेजिग्नेशन होती है KLMN शेल। ठीक है, KLMN ये हमारे पास शेल्स है। अब हम देखते हैं कि कौन सा शेल कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जो पहला शेल है दैट इज K शेल, L शेल, M शेल। ठीक है, दिस इज K L M। अब जो हमारे पास शेल्स हैं, इनकी इन सब शेल्स की एनर्जी फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, हर शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। जैसे फर्स्ट शेल को देखते हैं K शेल। K शेल जो है ये न्यूक्लियस के नियरेस्ट शेल है। ठीक है, नियरेस्ट होता है ये न्यूक्लियस के और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी K शेल की होती है, ये न्यूक्लियस के सबसे करीब शेल होता है। नेक्स्ट शेल है L शेल। L शेल न्यूक्लियस से आप देख सकते हैं कि K शेल से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है और इसकी एनर्जी एज कंपेयर टू K शेल ज़्यादा होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू K शेल। उसके बाद थर्ड शेल देखते हैं दैट इज M शेल। M शेल की एनर्जी इन दोनों के कंपेयर ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू K एंड L। शेल डिफरेंट होते हैं, K L M N एंड सो ऑन। जो N शेल होगा उसकी एनर्जी K L M इन तीनों से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें समझ आया कि वो शेल जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होती है और जो शेल न्यूक्लियस से दूर होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में कितने आएंगे, कितने अकोमोडेट करेगा कोई शेल अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स, हमें कैसे ये पता चलेगा वो देखते हैं हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन। इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन को चेक करने के लिए हमारे पास रूल है 2n स्क्वायर रूल। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रेवोल्यूशन करती है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक शेल के अंदर, ये हमें 2n स्क्वायर रूल से पता चलेगा। जैसे कि देखें, n की वैल्यू होती है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और शेल हमारे पास क्या है? K L M N। ठीक है, K शेल के लिए n की वैल्यू क्या है? 1 और L के लिए n की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, अब हम n की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करके ज़रा देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं K शेल के लिए।
k2n²। 2 k के लिए n की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1, तो n की जगह मैं 1 पुट करूँगी और n का स्क्वायर लेंगे। जब n का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आएगा, एंड 2 1 ज़ा 2। तो हमें पता चल गया कि k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा k शेल है, k शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं l के लिए। l इज इक्वल टू 2n²। ठीक है, और l के लिए n की वैल्यू क्या है, 2। 2² 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो हमें पता चला कि l शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं, यानी l शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। 2 4 6 8। ठीक है, m के लिए चेक कर लेते हैं। m इज इक्वल टू 2n²। 2 m के लिए n की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर। 3 2 ज़ा 9 एंड 2 9 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता चला कि m शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, यानी m शेल अपने अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यही था शेल्स पे। आई होप आपको समझ आई है अच्छे से इस लेक्चर की। थैंक यू सो मच।